चौधरी अपनी हवेली के आंगन में कुर्सी पर बैठा हुआ था। सुखदेव, जो चौधरी का नौकर था, आंगन की सफाई कर रहा था। सुखदेव, जरा इधर आओ। सुखदेव झाड़ू रोककर चौधरी के पास पहुंचता है। हुक्म बताइए। कल पूनम की सहेली शहर से आ रही है। याद रखना, उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा आप कहें हुक्म। और हाँ, पूनम का कमरा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। उसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सुखदेव सिर हिलाकर सहमति जताता है और वापस काम पर लग जाता है। पिताजी, मेरी सहेली शहर में बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है। जब वो यहाँ आएगी ना, तब गांव वालों को पता चलेगा कि मेरी संगत कैसी है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है पूनम। तुम्हारी सुंदरता ही सब कुछ कह देती है। हाँ पिताजी, लेकिन मुझे काले और बदसूरत लोगों से सख्त नफरत है। चौधरी मुस्कुराता है, लेकिन सुखदेव, जो अंदर से ये सुन रहा था, चिंतित हो जाता है। अगली सुबह सुखदेव अपनी पत्नी से कहता है, कालो को आज मेरे साथ हवेली चलने दो। बहुत सारा काम है, अकेले मुझसे नहीं होगा। लेकिन कालो का रंग काला है। मैंने सुना है कि चौधरी की बेटी पूनम को काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अरे, मैं कौन सा कालो का पूनम से ब्याह कराने ले जा रहा हूँ। मैं उसे काम में हाथ बटाने के लिए ले जा रहा हूँ। बेटा, तैयार हो जा। आज मेरे साथ हवेली चल। ठीक है बाबा। कालो अपनी लकड़ी काटने का काम छोड़कर तैयार होने चला जाता है। सुखदेव की पत्नी चिंतित नजरों से दोनों को देखती है। सुखदेव और कालो हवेली पहुंचते हैं। कालो एक ट्रे में चाय का कप लेकर पूनम के कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे में पूनम अपनी सहेली अर्चना के साथ बैठी हुई थी। देखो अर्चना, इस गांव में सुंदरता सिर्फ मेरे पास है। मेरी तरह सुंदर और कोई भी नहीं। कालो दरवाजा खटखटाता है और ट्रे लेकर अंदर आता है। पूनम उसे घृणा भरी नजरों से देखती है। ये कौन है? मैं कालो हूँ, चाय लेकर आया हूँ। ये काला लड़का मेरी हवेली में क्यों आया? ये तो मेरी सुंदरता का अपमान है। अर्चना पूनम की ओर देखती है और हंसने लगती है। ऐसे बदसूरत लोग इस हवेली में नहीं आ सकते। तुम बाहर जाओ। कालो उदास होकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुखदेव कालो को रोते हुए देखता है। वो गुस्से में पूनम के कमरे की ओर बढ़ता है। पूनम बिटिया, तुमने मेरे बेटे को क्यों अपमानित किया? अपमान? मैंने सच कहा। काले लोगों का हमारी हवेली में कोई स्थान नहीं है। चौधरी अंदर आता है और पूनम के पास खड़ा हो जाता है। मालिक, ये क्या तरीका है? क्या काले रंग के लोग इंसान नहीं होते? पूनम सही कह रही है। मैं नहीं चाहता कि इस गांव में काले लोग रहें। अगर तुम्हें बुरा लगा तो अपनी शिकायत अपने पास रखो। सुन लो, इस गांव में अब सिर्फ गोरे लोग रहेंगे। काले लोग यहाँ रहने के काबिल नहीं। बेचारा कालो अपने परिवार के साथ अपना सामान बांधकर गांव छोड़कर जाने लगता है। बाबा, क्या हमारा रंग इतना बुरा है कि हमें अपने ही गांव से निकाल दिया गया? बेटा, ये दुनिया रंग रूप को देखती है, लेकिन एक दिन सत्य और कर्म से सब बदल जाएगा। कालो और सुखदेव और उसकी पत्नी जंगल की ओर चल पड़ते हैं। बेटा, तेरा चेहरा देखकर मुझे बहुत दुख होता है। माँ, क्या हमारे जैसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते? मैं इस काले रंग से नफरत करता हूँ। इसने हमें सबकी नजरों में नीचा कर दिया। बेटा, रंग भगवान की देन है, इसमें तेरी गलती नहीं, पर लोग समझते कहाँ हैं। बेटा, खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा। दुनिया को दिखा कि तू भी किसी से कम नहीं है। कालो कुछ नहीं कहता और वहां से जंगल की ओर चल पड़ता है।
कालो जंगल में अकेला घूमने लगा। अचानक वो एक लड़के से टकराता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस अपने दुखों से भाग रहा हूँ। दुख? तुम्हारा चेहरा तो काफी अच्छा लग रहा है। दुख किस बात का? मेरा नाम ही कालो है। मुझे मेरे काले रंग की वजह से मेरे गांव से निकाल दिया गया। अब मैं अपने इस रंग से नफरत करता हूँ। मेरा नाम मोहन है और देख, मेरा रंग भी तेरे जैसा ही है, लेकिन मुझे कभी अपने रंग से शिकायत नहीं हुई। कैसे? क्या लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते? उड़ाते हैं, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे काम और मेरे कर्म ही मुझे महान बनाएंगे, ना कि मेरा रंग। कालो गहरी सोच में पड़ जाता है। लेकिन मैं क्या करूं? गांव ने तो मुझे ठुकरा दिया है। भाई, लोग तुझे याद तब करेंगे जब तू ऐसा कोई काम करेगा जिससे उन्हें तुझ पर गर्व हो। काम ऐसा कर कि लोग तेरा रंग भूल जाएं और तेरी कहानी सुनाएं। कालो की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास झलकता है। वो मोहन को धन्यवाद कहता है। तुम्हारी बातें मेरे दिल तक पहुंच गई मोहन। मैं खुद को साबित करूंगा। कालो जंगल में काम करने लगता है, पेड़ बचाने के लिए प्रयास करने लगता है। एक दिन उसे घायल बाघ का बच्चा मिलता है। अरे, ये तो बहुत बुरी तरह से घायल है। इसे जल्दी से ठीक करना होगा। वो शावक को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले जाता है। उसकी माँ जड़ी बूटियों का लेप बनाती है। बेटा, ये काम खतरनाक है, पर तू जो कर रहा है वो सही है। माँ, मुझे अब कोई डर नहीं है। मोहन ने मुझे सिखा दिया है कि बड़ा बनने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। कुछ हफ्तों की देखभाल के बाद शावक ठीक हो जाता है। वो जंगल में लौट जाता है। एक दिन एक पर्यावरण विशेषज्ञ जंगल में आता है और कालो के काम से प्रभावित होकर कहता है, ये सब तुमने कैसे किया? जी, बस अपनी जिम्मेदारी समझकर काम कर रहा हूँ। तुम्हारा काम देश भर में जाना जाना चाहिए। मैं तुम्हें पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के लिए नामांकित करूंगा। कालो का नाम जल्द ही अखबारों और टीवी पर आने लगता है। वो जंगल का रक्षक बन जाता है। चौधरी अखबार पढ़ रहा है। पूनम भी साथ बैठी थी। अचानक पूनम अखबार में कालो की तस्वीर देखती है। ये तो वही लड़का है जिसे हमने गांव से निकाल दिया था। हाँ, और आज वो पूरे देश में मशहूर है। पिताजी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें उसे गांव बुलाकर माफी मांगनी चाहिए। तुम सही कह रही हो, हमें उससे सीख लेनी चाहिए। गांव में कालो के स्वागत के लिए समारोह आयोजित किया गया। चौधरी और पूनम ने उसे सम्मान पूर्वक मंच पर बुलाया। कालो, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुमने साबित कर दिया कि इंसान का असली मूल्य उसके कर्मों से होता है, ना कि उसके रंग से। कालो, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने जो बर्ताव किया वो गलत था। तुमने हमारी सोच बदल दी। कालो मुस्कुराता हुआ खड़ा था। वो माइक उठाकर कहता है, दोस्तों, रंग रूप से कुछ नहीं होता। हमें अपने कर्म और सच्चाई से खुद को साबित करना चाहिए। अगर मेहनत सच्ची हो तो दुनिया का नजरिया बदलने में देर नहीं लगती। गांव वाले तालियां बजाते हैं। कालो के माता पिता गर्व से भर जाते हैं। चौधरी और पूनम उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं। कालो अब गांव में सबका आदर्श बन चुका था। वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी गांव में रहने लगता है। शकुंतला और रघु दोनों की शादी को 5 साल बीत चुके हैं, पर अभी तक उनकी एक भी संतान नहीं है। दोनों ही वन विभाग में काम करते हैं और पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं। हमारी शादी को 5 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है और अभी तक हम निसंतान हैं। मुझे तो अब उम्मीद भी नहीं है कि हमारी कभी संतान हो पाएगी। हमने अपनी पूरी जिंदगी पेड़ पौधे उगाने में लगा दी, तो क्या वो पेड़ पौधे जो हमने उगाए हैं वो हमारी संतान नहीं है? ऐसी बात नहीं है, पर हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला भी कोई तो होना चाहिए ना। अब ये तो ईश्वर के हाथों में है। अगर वो हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे तो जल्दी ही हमें भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। चलो, आज काम पर जाने से पहले मंदिर जाते हैं। रघु और शकुंतला दोनों मंदिर जाते हैं।
पूजा करने के बाद ये दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं। जैसे ही ये दोनों जंगल पहुंचते हैं, इनको एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखो, वहां पर किसी ने बच्चा रखा है। रघु पास जाता है तो देखता है कि किसी ने एक कपड़े में एक छोटी बच्ची को लपेटकर रखा हुआ है। पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, इस फूल जैसी प्यारी बच्ची को जंगल में छोड़कर चले गए। रघु बच्ची को उठाता है तो देखता है कि उसके पैर नहीं हैं। अच्छा, तो ये बच्ची अपाहिज है, इसीलिए इसके माता पिता ने इसे यहाँ छोड़ दिया। जैसी भी हो, आज के बाद ये हमारी बेटी है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, इसीलिए ये फूल सी प्यारी बेटी हमको मिली है। रघु और शकुंतला उस बच्ची को अपने घर ले जाते हैं और बड़े ही प्यार और दुलार के साथ उसका पालन पोषण करते हैं। अच्छा सुनो, इसका नाम क्या रखेंगे? राधा नाम कैसा रहेगा? बहुत अच्छा नाम है। रघु उसके लिए एक व्हील चेयर लाता है। ये लो, आज के बाद हमारी बेटी इस चेयर पर बैठेगी। ये आपने अच्छा किया, नहीं तो इस बेचारी को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। अब धीरे धीरे राधा बड़ी होने लगी और रघु उसको स्कूल भेजने की बजाय घर पर ही पढ़ाने लगा। पापा, मेरे पैर क्यों नहीं है? बेटा, तुम्हें भगवान ने ऐसा ही बनाया है, पर तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तकलीफ तो मैं आपको देती हूँ पापा। आप दोनों को मेरी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है बेटी, माँ बाप अपने बच्चों के लिए तकलीफें नहीं सहेंगे तो कौन सहेगा? और तुम तो बिल्कुल फूल जैसी हो मेरी राधा बेटी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब राधा बड़ी हो गई थी, इसीलिए अब रघु और शकुंतला दोनों काम पर जाते तो राधा अकेले ही घर में रहती। उसे पेंटिंग का बहुत शौक था, इसीलिए वो हमेशा नई नई पेंटिंग बनाती रहती और अपाहिज होने के बावजूद भी वो घर का छोटा मोटा काम कर लेती। मैं कभी भी अपने मम्मी पापा को ये एहसास नहीं होने दूंगी कि उनकी बेटी अपाहिज है और उनके ऊपर बोझ बनकर रह रही है। राधा से जितना हो सकता वो उतना काम करती थी, जिसके लिए रघु कभी कभी उसको डांट भी देता था। राधा बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम घर के इतने सारे काम मत किया करो, और वैसे भी अब हम दोनों रिटायर हो चुके हैं, अब से सारे काम हम खुद ही करेंगे। बूढ़े होने की वजह से रघु और शकुंतला दोनों नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अब दोनों के पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं था। अब तो हम दोनों रिटायर हो चुके हैं, बिना नौकरी के घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। जल्दी ही रघु के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और उसको घर के खर्चे चलाने में बहुत दिक्कत होती है। पापा, अगर मैं अपाहिज नहीं होती तो कोई नौकरी करती जिससे आपको इतनी परेशानी नहीं होती, पर अब मैं घर से ही अपना कोई काम शुरू करूंगी जिससे कुछ पैसे कमा सकूं। बेटा, मेरी नजर में तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हम घर से भी कर सकते हैं, पर हाँ, पेड़ पौधों के साथ जिंदगी बिताने से मुझे कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जरूर पता है। क्या आप मुझे जंगल ले जाकर जड़ी बूटियों की जानकारी दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। रघु राधा को व्हील चेयर पर अपने साथ जंगल ले जाता है और उसको जड़ी बूटियों के बारे में बताने लगता है। ये मेहंदी का पेड़ है बेटा, पुराने जमाने में लोग पेड़ों से ही मेहंदी निकालकर पत्थर पर पीसते थे। इसका रंग एक बार हाथों पर चढ़ जाए तो बहुत समय तक उतरता नहीं है, इसीलिए पुराने जमाने में रानियां इसी पेड़ की मेहंदी लगाती थीं। राधा उस पेड़ से कुछ मेहंदी निकालती है और घर लेकर आती है। घर में शकुंतला इस मेहंदी को पत्थर पर पीसकर बारीक कर देती है और घर के बाहर राधा मेहंदी नाम का एक बोर्ड लगाती है, जिसे देखकर एक लड़की राधा से मेहंदी लगवाने आती है। अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, क्या तुम मुझे मेहंदी लगा सकती हो? हाँ, बैठ जाइए, मैं आपको अभी मेहंदी लगा देती हूँ। नहीं, अभी से लगा दोगी तो वो अगले हफ्ते तक मिट जाएगी। मैं तो आज सिर्फ पूछने आई थी। आप चिंता मत कीजिए, हमारी मेहंदी बाकी मेहंदियों की तरह कुछ दिनों में नहीं उतरती है।
बल्कि ये तो कई महीनों तक अपना रंग नहीं छोड़ती। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम मेरे हाथों पर कोई प्यारा सा डिजाइन बना दो। राधा एक कटोरे में मेहंदी निकालती है और एक तीली की मदद से उस लड़की के हाथों पर मेहंदी लगाना शुरू करती है। राधा बड़ी ही सावधानी से उस लड़की के हाथों पर मेहंदी लगाती है। लड़की को भी राधा की लगाई हुई मेहंदी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो। ये वाला डिजाइन तो मेरी सभी दोस्तों को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था, इसलिए मुझे नए नए डिजाइन बनाना आता है। तुम्हारे डिजाइन सच में बहुत प्यारे हैं। मैं अपनी सारी दोस्तों को तुम्हारे पास मेहंदी लगाने के लिए भेजूंगी। मेहंदी लगवाने के बाद वो लड़की पैसे देकर चली जाती है। अपनी पहली कमाई देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है। ये लीजिए पापा, मेरी पहली कमाई। देखो, आज मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, अपने पैसों से घर का खर्चा चलाने लगी है। राधा के डिजाइन और उसकी गहरे रंग वाली मेहंदी के बारे में पता चलने पर बहुत सारी लड़कियां राधा से मेहंदी लगवाने के लिए आती हैं। देखते ही देखते राधा पूरे शहर में राधा मेहंदी वाली के नाम से फेमस हो जाती है। पापा, मैं सोच रही थी कि जो लड़कियां मेरी तरह अपाहिज हैं, उन्हें भी अपने साथ काम पर रख लूं। वैसे भी काम बहुत बढ़ गया है, मैं अकेले सारा काम संभाल नहीं सकती और सभी अपाहिज लड़कियां अपने परिवार के लिए काम करके सहारा भी बन जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी सोच है बेटी तुम्हारी। भगवान तुम्हें और उन सभी लड़कियों को बहुत तरक्की देगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और हाँ, जंगल में मेहंदी के और भी पेड़ हैं। जब काम बढ़ेगा तो तुम्हें ज्यादा मेहंदी की जरूरत पड़ेगी। रघु राधा को बाकी मेहंदियों के पेड़ दिखाता है। राधा अपाहिज लड़कियों को अपने साथ काम पर रखकर एक बड़ा मेहंदी पार्लर खोल लेती है और सभी अपाहिज लड़कियों का सहारा बन जाती है।